नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना यानी चैप्टर 3 चतुर्भुज को समझना स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी बिल्कुल आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। अभी तक हमने कक्षा 8 के बहुत सारे चैप्टरों का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप प्ले लिस्ट के अंदर आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। आज हम प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुज को समझना बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिना कोई भी सवाल को रटे हुए। हम मैथ को रटने पर बल न देकर समझने पर बल देंगे। ध्यान से समझना और आपसे वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रश्नावली 3.1 में कहीं भी समस्या नहीं रहने वाली है। लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। उसके बाद आपको मैथ में कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है चतुर्भुज को समझना, यानी नाम से पता है कि चतुर्भुज का तो सामना होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, इनका प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है कि कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा बहुभुज है और कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है। देखिए, ये तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन हम पहले इनको समझेंगे कि वास्तव में साधारण वक्र होता क्या है, साधारण बंद वक्र होता क्या है, उन पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें साधारण वक्र देखते हैं। क्या होता है साधारण वक्र? साधारण वक्र क्या होता है? तो साधारण वक्र वह होता है जब आप किसी एक बिंदु से लेकर और किसी आकृति को खींचते हैं और अपने हाथ को यानी अपने पेन को नहीं उठाते हैं। कहने का मतलब, जब आपने एक बार पेन रख दिया और किसी समतल के अंदर आप कोई आकृति बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं हुई है, तो वो आपको क्या कहलाता है? साधारण वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण वक्र। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि ये भी क्या है? साधारण वक्र है। तो इस तरीके की आकृति जिसके अंदर हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं हो, यानी अपने हाथ को नहीं उठाना पड़ रहा, उसे बोलती हैं साधारण वक्र। साधारण वक्र यानी समतल वक्र। ठीक है, तो साधारण वक्र किसे कहते हैं आपको याद रखना है, जिसमें हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो साधारण वक्र होता है। लेकिन आपको एक बात और भी याद रखनी है कि अगर मैं कहूँ कि ऐसे मैं कोई आकृति खींचूं, क्या इसमें भी मैंने पेन नहीं उठाया, क्या ये भी साधारण वक्र है? तो आप कहेंगे कि सर ये साधारण वक्र नहीं होती, क्योंकि साधारण वक्र में एक बात और है कि आपको पेन भी नहीं उठना चाहिए और आपकी एक रेखा दूसरी रेखा को कभी काटनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर तो एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधारण वक्र वही होता है जिसके अंदर हमें पेन नहीं उठाना हो और एक रेखा दूसरी पर काटे न। तो ये जो है एक रेखा को नहीं काट रहा है और हमें पेन भी नहीं उठाने की आवश्यकता है, तो ये कौन सी है? साधारण वक्र। क्या ये बताओ साधारण वक्र है? देखिए, मैं एक बार ऐसे बना दिया, अब मुझे पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी, तो ये क्या है? साधारण वक्र नहीं है। आई होप कि आप साधारण वक्र समझ गए होंगे कि साधारण वक्र क्या होता है। ठीक है, साधारण वक्र वो होता है जिसके अंदर हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और जिसके अंदर हमें रेखा भी एक दूसरे को न काटे। तो चलिए, इसमें पहला पूछा है, जैसे जैसे समझेंगे उस वैसे वैसे उसका आंसर भी देते जाएंगे। इसने पूछा है कि यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से साधारण वक्र कौन सा है। आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो गया है साधारण वक्र बताना। तो इसमें से देखिए, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है। अब आपको इनके में से बताना है कि कौन सा साधारण वक्र है और कौन सा नहीं है। तो बताओ। तो सबसे पहले, क्या ये साधारण वक्र है? तो आप कहेंगे सर हाँ ये तो साधारण वक्र है, तो इसके अंदर लिखो 1 नंबर क्या है? साधारण वक्र है। फिर क्या ये साधारण वक्र है? बताओ। तो ये भी साधारण वक्र है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो 2 नंबर वाला भी क्या है? साधारण वक्र है। क्या 3 नंबर वाला साधारण वक्र है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें पेन उठाने की आवश्यकता है।
तो क्या 4 नंबर वाला है? तो सर 4 नंबर वाला भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें पेन तो उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, लेकिन साधारण वक्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या 5 नंबर वाला है? तो आप कहेंगे सर हाँ, 5 नंबर वाला एक साधारण वक्र है जो क्या कर रहा है, एक रेखा को हमें कहीं भी काट नहीं रहा है और न ही हमें पेन उठाने की आवश्यकता है। तो ये 5 नंबर वाला भी क्या है, साधारण वक्र है। क्या 6 नंबर वाला साधारण वक्र है? तो आप कहेंगे सर हाँ, ये भी साधारण वक्र है। क्या इसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती है? आप मान लो यहाँ से लगे, ऐसे चले और वापस यहीं पर आके आपने छोड़ दिया, यह आकृति बन गई। इसके अंदर भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये भी क्या है, साधारण वक्र है। क्या ये साधारण वक्र है 7 नंबर? तो आप कहेंगे सर ये भी साधारण वक्र है, क्योंकि इसके अंदर क्या आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी। मान लो आप यहाँ से लगे, ऐसे चले ऐसे, इसमें भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसका मतलब 7 नंबर भी आपका साधारण वक्र है। क्या 8 नंबर आपका साधारण वक्र है? 8 नंबर आपका साधारण वक्र है। तो आपको पता चलेगा कि ये हमने एक रेखा खींच दी, फिर उसके ऊपर एक डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि आप कहते हैं कि सर मैं तो यहाँ से लेके चला ऐसे और ऐसे आ गया और फिर ऐसे बना दिया। सर इसमें मैंने न तो पेन उठाया है और न ही क्या किया, क्या क्या रेखा काट रही है। तो इस प्रकार की आकृति को जो हमारा मानना है टीचरों का कि वो कहते हैं कि जो ये प्रकार की आकृति है वो साधारण वक्र के अंदर शामिल नहीं होती है, क्योंकि जो ये आकृति है वो पहले रेखा खींच जाती है, फिर ऐसे गोला खींचा जाता है, मतलब उसमें पेन उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, जो साधारण वक्र थे वो हमने लिख लिया। अब देखिए, आप अगर साधारण वक्र समझ गए होंगे, आपको पता चलने लग गया होगा कि इसमें से कौन सा साधारण वक्र है और कौन सा साधारण वक्र नहीं है। अब बात करें 2 नंबर वाला कौन सा साधारण वक्र। साधारण भी होना चाहिए लेकिन बंद वक्र होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुला नहीं होना चाहिए। चलिए समझते हैं साधारण बंद वक्र होता क्या है। बात करें हम साधारण बंद वक्र होता क्या है। साधारण, देखो इसके अंदर नाम हमारा साधारण, यानी वो वक्र यानी साधारण होना चाहिए। साधारण होगा तो आपको पता है कैसा होगा, उसके अंदर एक रेखा दूसरी रेखा को कभी नहीं काटेगी, और क्या होगा वो एक बार जब हमने पेन चला लिया तो वापस से उसको उठाना नहीं है। जैसे कि मैं कहूं कि ये आपको कहीं रेखा काट रही है, इसमें एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, नहीं काट रही, और मैंने एक बार पेन रखने के बाद कहीं उठाने की आवश्यकता पड़ी, नहीं उठाने की पड़ी। इसका मतलब ये साधारण भी है बंद वक्र भी है। क्या है? साधारण भी है और बंद वक्र भी है। लेकिन और बताओ इसमें से क्या ये साधारण भी है और बंद वक्र भी? आप कहेंगे सर हाँ, इसके अंदर नहीं तो रेखा काट रही है और ये साधारण भी है बंद वक्र भी है। क्या ये सर ये साधारण ही नहीं है तो बंद वक्र कैसे होगा? हमने अभी देखा जो साधारण थे वही बंद वक्र होंगी। ठीक है, जो साधारण थे वही बंद वक्र होंगी। चलिए अब देखिए, आप समझेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। देखिए साधारण बंद वक्र लिखनी है आपको, मैं इसका आंसर यहां लिखता हूं। साधारण बंद वक्र, तो आपको ये बताना है साधारण भी होना चाहिए बंद भी वक्र होना चाहिए। क्या 1 नंबर वाला साधारण है? आप कहेंगे सर साधारण भी है और बंद भी है। बंद का मतलब कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके ये वाला कोई कहीं से खुला है क्या? आप कहेंगे सर नहीं खुला है, तो इसका मतलब 1 नंबर वाला क्या है? साधारण भी है बंद वक्र है। 2 नंबर वाला सर यह भी क्या होगा? साधारण भी है बंद वक्र भी है, क्योंकि ये कहीं से खुला नहीं है, कहीं से एक रेखा दूसरी रेखा को नहीं काट रही है। क्या ये है? आप कहेंगे सर ये साधारण ही नहीं है तो बंद वक्र कैसे होगा? हाँ, ये बंद वक्र जरूर है लेकिन ये साधारण नहीं है, तो इसने बोला साधारण बंद वक्र होना चाहिए। क्या 4 नंबर वाला है? सर बंद वक्र जरूर है लेकिन इसमें रेखा काट रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है। 5 नंबर वाला? हाँ सर 5 नंबर वाला है, 5 नंबर वाला बंद भी है और साधारण भी है। 6 नंबर वाला? सर हाँ 6 नंबर वाला भी बंद वक्र है और साधारण भी है। देखो जो जो साधारण थे वो सभी के सभी बंद वक्र ही थी। हमने देखी यहाँ पे कोई खुला वक्र ही नहीं था। क्या ये? तो आपका आंसर होगा सर ये भी बंद है, कहीं से खुला नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर खुला होता क्या है? देखिए एक बार मैं लिख दूं,
ऐसा कोई बताओ जो खुला हो और साधारण वक्र हो। तो जैसे कि मैं बात करूं, ये आपका साधारण भी है, बंद साधारण वक्र भी है, लेकिन खुला वक्र है। ठीक है, साधारण खुला वक्र इसे बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये भी आपका क्या है, साधारण भी है, खुला भी है, साधारण खुला वक्र है। ठीक है, लेकिन हमें किस क्या पूछा था, साधारण बंद वक्र पूछा था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 नंबर पर, बहुभुज किसे कहते हैं। तो देखिए बहुभुज पहले समझेंगे कि बहुभुज कहते हैं किसी हैं, उसके बाद हम तो समझो बहुभुज किसे कहते हैं। 3 नंबर वाला बताना है बहुभुज। 1 मिनट, बहुभुज किसे कहते हैं समझेंगे। बहुभुज वह होता है जो रेखाखंडों से घिरी हुई वह आकृति, रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है आपकी, बहुभुज कहलाती है। यानी बहुभुज के अंदर आपको पता है, बहुभुज के अंदर क्या होता है, रेखाखंड तो अवश्य होगी, यानी जिसके अंदर रेखाखंड हो, रेखाखंड हो उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जैसे कि ये कोई रेखाखंड है, ये कोई रेखाखंड है, ये कोई रेखाखंड है, ये कोई रेखाखंड है, यानी कोई रेखा से बनने वाली आकृति आपकी क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। जैसे कि मैं कहूँ एक रेखा ऐसे खींचती, एक रेखा ऐसे खींचती, और एक ऐसे खींचती, और एक ऐसे खींचती, तो ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, इसका मतलब ये क्या है, बहुभुज है। जैसे कि मैं बात करूं, एक ये है, एक ये है, तो ये कितनी भुजा है, इसके अंदर कितनी रेखा शामिल है, 1 2 3, तो 3 रेखाओं से मिलकर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। और ये 4 है, तो 4 भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इस तरीके से बहुभुज क्या होता है, जिसके अंदर रेखाखंड शामिल हो, यानी रेखाखंड से बनी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, रेखाखंड से बनने वाली आकृति बहुभुज कहलाती है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति वो है जो बहुभुज है और कौन सी नहीं है। तो क्या सबसे पहले आप ये बताइए, फर्स्ट वाली आकृति है, क्या वो बहुभुज है। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर देखो ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, और ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, यानी ये रेखाखंड से बन के तैयार हुई है बहुभुज। तो देखा इसका आंसर यहाँ लिखते हैं। तो देखिए 1 नंबर वाला रेखाखंडों से मिली हुई आकृति है और बहुभुज भी है, रेखाखंडों से मिलकर आकृति भी है और बहुभुज है। देखो इसमें एक रेखा ये है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, यानी सभी पूरी की पूरी आकृति रेखा से बनकर मिली हुई है। तो 1 नंबर वाला क्या है, बहुभुज है। फिर 2 नंबर वाला, आप कहेंगे सर 2 नंबर वाला भी है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, रेखाखंड है और बहुभुज भी है। क्या 3 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसके अंदर आपको कहीं भी भुजा दिखाई दे रही है, रेखा दिखाई दे रही है, इसके अंदर तो आपको चाप दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं है। अब ये बताओ क्या 4 नंबर वाली है, तो आपका जवाब होगा सर हाँ 4 नंबर वाली है, क्योंकि इसके अंदर ये भुजा रही, इसके अंदर भुजा तो है, लेकिन बहुभुज का ये रूल नहीं है कि वो एक दूसरे को काटे न। बहुभुज कहता है कि उसके अंदर रेखा होनी चाहिए, चाहे वो काटे या नहीं काटे। तो इसके अंदर देखिए बहुभुज के अंदर क्या हो रहा है, रेखा भी है इस जो स्टार के अंदर, ठीक है, और वो रेखा से बनकर मिली हुई आकृति है। तो 4 नंबर वाले भी क्या होगी, आपका बहुभुज भी होगा। क्या V नंबर वाला बहुभुज होगा। अब आपको दिखाई देने वो लग गया होगा सर ये तो इसके अंदर कोई भी रेखा दिखाई नहीं दे रही है, तो ये कैसे बहुभुज होगा, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर मान लिया आपकी बात सही है कि इसके अंदर सर 2 रेखा, लेकिन इसके अंदर चाप भी शामिल है, जिसके अंदर चाप होगा वो आपका कभी भी बहुभुज नहीं होगा। क्या ये है, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 भुजा जरूर है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, चाप है। क्या ये है, इसके अंदर सर आप एक भुजा जरूर है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, चाप, यानी गोलाकार आकृति, इसके अंदर चाप है। इसका मतलब ये सभी आकृति क्या है, बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज कौन सी है, बहुभुज है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। आई होप कि आप बहुभुज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। तो बात कर रहे हैं हम उत्तल बहुभुज की। उत्तल बहुभुज क्या होता है, चलिए समझते हैं पहले उत्तल बहुभुज को क्या करता है।
उत्तल बहुभुज बात करें हम, एक सेकेंड, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज होता क्या है वो समझो। उत्तल बहुभुज के अंदर जो विकीर्ण होता है वो कभी भी बाह्य भाग में नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं कोई आकृति है, इसमें बनने वाला जो विकीर्ण है, ये अंदर वाले जो विकीर्ण बनते हैं ना, वो अंदर ही बनेंगे, बाह्य भाग में नहीं होगा। ठीक है। उत्तल बहुभुज में क्या होता है, जो विकीर्ण बनते हैं वो केवल आंतरिक भाग में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, आंतरिक भाग में। और क्या होता है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज में जो अंतःकोण, जो अंदर वाले कोण होते हैं ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा ही किससे 180 डिग्री से क्या होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है। यानी जो उत्तल बहुभुज होता है उसके अंदर आंतरिक कोण बनने वाला आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है। बात करें हम अवतल बहुभुज की, साथ में अवतल बहुभुज भी समझो, अवतल बहुभुज की बात करें हम, अवतल बहुभुज की। अवतल बहुभुज में क्या होता है कि जैसे कि कोई आकृति लूं मैं, ये कोई आकृति है, अवतल बहुभुज में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से अधिक होगा। जैसे कि ये वाला कोण देखो, ये क्या है, 180 डिग्री से अधिक है। 180 डिग्री का कोण क्या होता है, ये 180 डिग्री का कोण होता है, लेकिन ये 180 से अधिक होता है, यानी 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, 180 डिग्री से अधिक होगा। और साथ में अवतल बहुभुज में क्या होता है, अवतल बहुभुज में जो विकीर्ण होते हैं वो बाह्य भाग में होते हैं। इसमें आंतरिक भाग में थे, लेकिन इसमें बाह्य भाग में। जैसे कि इसका है, तो जैसे कि मैं इसको यहाँ से मिला सकता हूँ, ये बनने वाला विकीर्ण क्या है, बाह्य भाग में। जैसे कि यहाँ पे कोई आकृति बनेगी तो इसका विकीर्ण तो यही होगा, यानी बाह्य भाग में होगा। अब चलिए समझते हैं। अब आपको ये बताना है कि उत्तल बहुभुज कौन सा है इसमें से, क्या ये उत्तल बहुभुज है। तो आप कहेंगे सर नहीं, इसमें तो ये बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, बनने वाले कोण 180 डिग्री से अधिक है, यानी उत्तल बहुभुज नहीं है। क्या 2 नंबर वाला उत्तल बहुभुज है, तो आप कहेंगे सर ये हाँ, इसमें जो ये बनने वाला कोण है वो 180 डिग्री से कम है। कैसे पता चला, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बनने वाला कोण 180 डिग्री से कम है। तो कौन सा हो जाएगा, एक तो 2 नंबर आकृति है वो उत्तल बहुभुज हो जाएगी। और क्या 3 नंबर वाली नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इसमें कोई कोण भी नहीं है। ठीक है। 4 नंबर वाली क्या उत्तल बहुभुज होगी, बताओ, नहीं होगी। क्या 5 नंबर वाली, 5 वाली भी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई कोण भी नहीं बन रहा है। ये भी नहीं होगी, इसके अंदर चाप है, यानी जिसके अंदर चाप है वो तो साफ साफ ही नहीं हो रही। ठीक है। अब बात करें अवतल बहुभुज की, तो अवतल बहुभुज क्या होता है, जिसके अंदर कोण 180 डिग्री से अधिक हो। तो 1 नंबर वाला है, 1 नंबर वाले के अंदर क्या है, कोण 180 डिग्री से अधिक है, यानी ये क्या है, अवतल बहुभुज है। क्या ये है, ये तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो 180 डिग्री से कम है। और बनने वाला विकीर्ण भी क्या है, आंतरिक है, जबकि इसके अंदर बनने वाला विकीर्ण बाह्य है। बात करें फोर्थ की, तो ये क्या है, इसके अंदर जो विकीर्ण बन रहे हैं बाहर की ओर बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तल बहुभुज हो जाएगा, यानी 4 नंबर, सॉरी अवतल बहुभुज हो जाएगा। इस प्रकार हमें बताने थे कौन से उत्तल बहुभुज है, कौन सा अवतल बहुभुज है। आई होप कि आप जितने भी ये साधारण बक्कर, साधारण बंद बक्कर, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, इनको बिल्कुल आसान तरीके से समझा, और आशा करता हूँ आपको ये सभी के सभी समझ में भी आए होंगे। जिस बच्चे ने ध्यान से लगाकर इस वीडियो को देखा है, उससे आशा रखता हूँ कि उसको जरूर समझ में आए होंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसने कहा है कि समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए। ठीक है, एक समबाहुभुज का नाम बताना है। यानी 3 भुजाओं से बनने वाला, 4 भुजाओं से बनने वाले को क्या कहते हैं, और 6 भुजाओं से बनने वाले को क्या कहते हैं, ये इसने पूछा है। सबसे पहले इसने पूछा है कि समबाहुभुज क्या होता है। तो चलिए बताते हैं समबाहुभुज क्या होता है। वह बहुभुज, चलिए समबाहुभुज की परिभाषा लिखते हैं। समबाहुभुज
वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान, जिसकी तीनों भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं वो समान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, तथा उनके आंतरिक कोण भी बराबर होने चाहिए। उनके बनने वाले आंतरिक कोण भी बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपसे पूछे कि समबहुभुज किसे कहती हैं, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और तथा उनके बनने वाले आंतरिक कोण भी क्या हो, बराबर हो। जैसे कि मैं कोई आकृति देखूं, ये कोई आकृति है, इसमें तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीनों भुजा, तो तीनों भुजा बराबर है, इतनी ये भुजा, इतनी ये भुजा और इतनी ये भुजा है, यानी इसकी तीनों भुजा भी बराबर है। और बनने वाला कोण माना ये है, और ये तीनों क्या है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60, यानी बनने वाला कोण भी समान है। तो ये क्या है, आपका समबहुभुज है। तो अब आपको ये बताना है कि तीन भुजाओं से बनने वाला जो बहुभुज है उसे क्या कहते हैं, चार भुजाओं से बनने वाले बहुभुज को क्या कहते हैं, और 6 भुजाओं से बनने वाले वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें तीन भुजाओं से बनने वाले को। तीन भुजाओं से, जैसे कि मैं ये आपका कोई तीन भुजाएं हैं, तो तीन भुजाएं इसके अंदर कितनी है, 1 2 3, तीन भुजाएं है ना। ठीक है, मान ABC, यानी AB BC और C, ये तीन भुजाएं हैं। तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाला भुज किसे क्या कहते हैं, जिसके अंदर तीन भुजाएं हों, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। तो आपको यही बताना है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, यानी वह बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं हों त्रिभुज कहलाता है। तो बात करें चार भुजाओं से मिलकर बनी वाली, तो चार भुजा कहें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ABCD, यानी चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है। देखो इसके अंदर कितनी भुजा, 1 2 3 4, तो चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। इसे क्या कहते हैं हम, चतुर्भुज कहते हैं। ये क्या होता है आपका चतुर्भुज, ये आपका त्रिभुज है। जबकि बात करें छह भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति की, तो छह भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति की 1 2 3 4 5, ये तो ज़्यादा हो गई। चलिए वापस ही बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी भुजा है, 6 भुजा। इसने बोला 6 भुजाओं से जो मिलकर बनी हुई आकृति उसे क्या कहते हैं। तो जो भुजा वह बहुभुज जिसके अंदर 6 भुजाएं शामिल, उसे हम क्या कहते हैं, षट्भुज कहते हैं। षट्भुज क्या कहते हैं, षट्भुज। तो ये आपका क्या कहलाता है, षट्भुज। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बताना है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति त्रिभुज, चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति चतुर्भुज और 6 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति आपकी षट्भुज कहलाती है। आई होप कि आपको जो प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुज को समझना बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आई होगी और आपने बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लिया होगा। और आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपको कितना भी अच्छा मैं समझा दूं, लेकिन आपको समझ में आप कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है। आपको ये नहीं करना कि सर हमें पूरा समझ में आ गया, पूरे क्वेश्चन आने लगे हैं तो हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नहीं, प्रैक्टिस के बिना आज तक इस ज़िंदगी में कोई चीज़ संभव नहीं है। तो आप जिस दिन तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के लिए मानो कि आप मैथ से दूर हैं, लेकिन जिस दिन आपने मैथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, मानो कि आप मैथ के पास जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि जो बच्चा मेरे कहने के अनुसार चलेगा और पूरे के पूरे वीडियो देखकर उनकी प्रैक्टिस करेगा, वो बंदा
यानी जो विद्यार्थी कुछ दिन के अंदर ही मैथ के अंदर क्वेश्चनों को देखकर उनका आंसर बताने लगेगा, लेकिन कंडीशन है कि देखो जो चीज़ आपको इतनी हार्ड लगती है और आप उसको देखकर आंसर बताएंगे, कोई ये छोटी बात तो है नहीं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ संभव है नहीं। अगर बिना मेहनत किए यहाँ पे सब कुछ मिल जाता तो लोग मेहनत ही नहीं करते। अगर आपको सबसे अलग जाना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी। आपसे आशा करता हूँ जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी मेहनत करने वाले होंगे। जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करने वाला है वो केवल इस वीडियो से दूर रहे, वो मत देखिए इसको। तो अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके जाना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस बनाए रखना और अपने मैथ को भी अच्छे से ध्यान में रखना और अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना और अपने माता पिता का भी ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।